stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you and you are us. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नहीं इजराइल के पास पीने के लिए पानी है और न ही इजराइल के पास एग्रीकल्चरल लैंड और न ही इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर फिर भी इजराइल की इकोनॉमी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक साथ जंगें लड़ने के बावजूद इजराइल की इकोनॉमी तबाह होने के बजाय ग्रो कर रही है। Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! आइए जानते हैं इस वीलॉग में इजराइल की इकोनॉमी के बारे में। इजराइल की इकोनॉमी को समझने से पहले एक शॉर्ट तारीखी पस मंजर जानना बहुत लाजमी है। हिटलर यहूदियों को जर्मनी के अंदर होने वाला हर मसले का कसूरवार समझता था। हिटलर का ये मानना था जर्मनी पहले जंग अजीम इन यहूदियों की वजह से हारा है, क्योंकि ये लोग सोवियत यूनियन से मिले हुए हैं। यहूदियों की इसी मुनाफिकत की वजह से हिटलर यहूदियों को कम नस्ल समझता था, इसलिए हिटलर का ये बिलीफ था यहूदियों को मार दिया जाए ताकि इनकी मुनाफिकत से जान छुड़ाया जा सके। Adolf Hitler, the leader of Nazi Germany during World War II, and the Nazi regime were responsible for the Holocaust, which was the systematic genocide of 6 million Jews and millions of other people, including Romani people, disabled individuals, Poles, Soviet POWs, and others. 1933 के अंदर जैसे ही हिटलर पावर में आए, उन्होंने यहूदियों का कत्ल आम स्टार्ट। कुछ यहूदी यूरोपियन कंट्रीज माइग्रेट कर गए, कुछ अमेरिका चले गए और कुछ फलस्तीन आ गए। जिन यहूदियों ने फलस्तीन का रुख किया, उन्होंने सन 1948 में इजराइल की बुनियाद रखी। इसी तरह से इजराइल वजूद में आ गया। By 1947, the ball was back in the United Nations Court, where a majority of the nations decided on November 29th, after a tense vote, to divide the land into a Jewish and an Arab state. जैसे ही इजराइल वजूद में आ गया तो यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जंग लड़ना स्टार्ट किया। 1948 की पहली जंग में तमाम मुस्लिम कंट्रीज यहूदियों से हार गए, क्योंकि उनके अंदर इत्तेफाक नहीं था। हर मुसलमान कंट्री कोई न कोई इजराइल का हिस्सा कब्जा करने के लिए जंग तो लड़ रहे थे। इन अदर वर्ड्स, चाहे वो सीरिया हो या लेबनान हो या जॉर्डन हो या इजिप्ट हो। सन 1948 की जंग में मुसलमान कंट्रीज इजराइल से जंग तो लड़ रहे थे, मगर इनकी अप्रोच में यूनिटी और इत्तेफाक नहीं था। यही इत्तेफाक न होने की वजह से यहूदियों ने शिकस्त देकर मुस्लिम कंट्रीज की नाइत्तेफाकी को एक्सपोज किया। 1967 की 6 डेज वार की बात करें तो इस जंग में इजराइल ने पहले अटैक्स करके इजिप्ट की एयर फोर्स को तबाह किया। मुस्लिम कंट्रीज एयर कंट्रोल खोने के बाद 6 दिनों में ही ये जंग हार गए। In just 1 week in 1967, Israel decisively defeats 3 Arab armies in what would become known as the Six-Day War. इजराइल ने इस जंग में इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला में कब्जा किया, जॉर्डन का हिस्सा ईस्ट जेरूसलम में कब्जा किया और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिए। 1973 यौम किपुर वार की बात करें तो ये जंग मुस्लिम कंट्रीज ने स्टार्ट किया, क्योंकि वो इजराइल से वो तमाम जगह छीनना चाहते थे जो इजराइल ने 6 डे वार में कब्जा किया था। मगर अफसोस ये है कि यौम किपुर वार में भी मुसलमानों को शिकस्त हो जाती है। 1948 से लेके 1980 तक तमाम जंगों की वजह से इजराइल की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। इन्फ्लेशन 445% तक पहुंच चुकी थी। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इस इकोनॉमिक सिचुएशन के पेश नजर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इजराइल ने ये डिसाइड किया कि वो इसी इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, वो भी एक ऐसे रीजन में जहां सारे कंट्रीज पर मुसलमानों का कब्जा हो। इकोनॉमी को इम्प्रूव करना दरअसल इजराइल के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के बराबर था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर शेमून पेरेस ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको 1985 इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। Israel's battle with hyperinflation in the 1980s is a dramatic chapter in economic history. By 1985, the nation faced an economic crisis of epic proportions. Inflation soared to 445%, threatening Israeli society. Prices spiraled out of control, eroding savings and pushing millions to poverty. The Israeli shekel had become almost worthless. इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का फर्स्ट रूल
नो प्रिंटिंग ला था, जिसने गवर्नमेंट पर पाबंदी लगा दी कि वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए फालतू पैसे नहीं छाप सकते। इसका मतलब ये है जितने पैसे इजराइल इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्हिसार करेगी। ये स्टेप लेने की वजह ये थी, पैसे प्रिंट करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, पैसों की वैल्यू गिर जाती है। दूसरा रूल फिस्कल ऑस्टेरिटी था। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ने अपने खर्चों में बहुत सख्त कटौती की और तमाम सब्सिडीज को खत्म कर दिया, यानी गवर्नमेंटल फेवर्स बंद हो गए। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो या कोई नौकर, स्पेशली वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। इस उसूल के तहत इजराइल के अंदर एलीट कल्चर को खत्म किया गया। इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान का थर्ड उसूल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हमारे सामने आता है, जहां पर लेबर यूनियंस ने मजीद तनख्वाह बढ़ाने का मुतालिबा छोड़ दिया ताकि प्राइसेस कंट्रोल में आ सकें। वेजेस फिक्स हो गई, कोई भी बंदा अपनी तरफ से मार्केट के अंदर किसी भी चीज के ऊपर पैसे नहीं बढ़ा सकता था, यानी रेट्स फिक्स हो गई थी। जो चीज जितने की होगी उतने की ही मिलेगी। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को ये हुआ कि इजराइल के अंदर से ब्लैक मार्केट खत्म हो गई। इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान का चौथा प्रिंसिपल ये है, इजराइल ने अपनी लोकल करेंसी को डीवैल्यू कर दिया और लोकल करेंसी को डॉलर्स के रेट पर फिक्स किया। इससे इजराइल की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा हो गया कि लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, और जब लोगों ने मेहनत करनी स्टार्ट किया तो लोकल करेंसी ने वैल्यू गेन करना स्टार्ट किया अगेंस्ट डॉलर। इससे इजराइल की इकोनॉमी आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। इस इकोनॉमिक प्लान ने पूरी इजराइल की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। वो इकोनॉमी जो 1985 में सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स की थी, आज 2026 में 720 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। अगर आज के टाइम पे हम इजराइल के अंदर महंगाई की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 3% है। इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $52,000 की थी 2023 में, यानी इजराइल का एक बंदा साल के अंदर $52,000 कमाता है। In 2023, Israel's GDP per person stands at approximately $52,000, significantly higher than all other surrounding countries combined, and placing it in line with some of Europe's richest countries. इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ने इजराइल को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करे। आज इस टाइम पे इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा जीडीपी, तकरीबन 6% एजुकेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहा है। Today, Israel's investment in research and development is 5.6% of their GDP. It is the highest in the world. इस एजुकेशनल स्पेंडिंग की वजह से इजराइल ने स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस किया है। आज इजराइल दुनिया को इंटेलेक्चुअल लोग सप्लाई करता है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का सीईओ का ताल्लुक इजराइल से होता है। और यही स्किल्ड लेबर फोर्स ने इजराइल को टेक हब बनाया है। कटिंग एंड पॉलिशिंग जेम्स एंड स्टोन्स की इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल्स की हो या दूसरे सर्विसेज सेक्टर्स की, इजराइल ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डिफेंस इंडस्ट्री की तो बात ही ना करें, इजराइल दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इजराइल सिक्योरिटी सर्विलियंस सिस्टम्स बनाने में मास्टर है। इजराइल की एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 40% यही साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स जो वो पूरी दुनिया को बेचकर कमाते हैं। मोरओवर इजराइल का यूरोप और अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। ये एग्रीमेंट्स इजराइल को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमाने में मदद करते हैं। इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स से एड भी लेता है। डेटा के मुताबिक 1996 से लेकर 2023 तक इजराइल ने यूनाइटेड स्टेट्स से $2006 बिलियन हासिल किया। यही एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ने इजराइल को एक ऐसी इकोनॉमी बनाने में हेल्प की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जिसने न सिर्फ इजराइल की जंगों में मदद की है बल्कि लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग को भी इम्प्रूव किया है। चाहे इजराइल जंगी हालत में हो या नॉर्मल हालत में, इसकी इकोनॉमी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इजराइल की इकोनॉमी की ये केस स्टडी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब तक पाकिस्तानी लीडरशिप अपने मराहत कुर्बान करके फिस्कल डिसिप्लिन और एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करती, तब तक तरक्की मुमकिन नहीं। अगर पाकिस्तान को इजराइल से मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को चाहिए वो भी लीड कल्चर और प्रिविलेजेस को अपने मुल्क के सियासी निज़ाम से ख़त्म करना होगा। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप 1985 के इजरायली इकोनॉमिक मॉडल की तरह सख्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी तो हमारे नौजवान तबका दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं और मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल से निकाल सकते हैं। आप बताएं, क्या पाकिस्तान की एलीट ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है? See you in the next video.